में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो जो था वो a/√2 डिस्टेंस पे था और टोटल कितने थे 12। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर जो था वो था a डिस्टेंस पे, कितना 6। थर्ड नियरेस्ट नेबर जिसने नहीं करा अभी फाइंड आउट करके बताओ, 2 मिनट का टाइम। प्रोसीजर वही है सारा। चलो, सो वील ट्राई एंड फाइंड आउट द थर्ड नियरेस्ट नेबर। कितने डिस्टेंस पे आया है? तो जो थर्ड नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस ली होगी वो आपने √2 डिस्टेंस ली होगी, और जो थर्ड नियरेस्ट नेबर आए होंगे एफसीसी के केस में वो 12 आए होंगे। ठीक है, जिसको भी समय मिला होगा कोशिश करी होगी तो उसका आंसर ये वाला आ रहा होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर इन केस ऑफ एफसीसी। ये आंसर गलत है, समझिए अब कैसे। यहाँ से आप क्या करो भाई, √2 डिस्टेंस पे आ रहा है, मैं इससे शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर नेबर फाइंड आउट कर दूं तो वो मेरा नियरेस्ट नेबर हो जाएगा, माने थर्ड नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। तो अगर कुछ नहीं तो √2 है, अगर मैं कैसे भी करके √2 से कम डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाया तो मैं जीत गया। एफसीसी के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये आगे वाली दीवार पे जो पॉइंट है मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं पीछे वाली दीवार के फेस के सेंटर के पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ। और मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ भैया कि मैं कैसे भी करके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, इस कॉर्नर से और फेस के सेंटर तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिला के वी आर ट्राई एंड फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर इसको आप हाइपोटेनियस मान ले तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। सही बात है कि नहीं? अगर इसको मैं हाइपोटेनियस मान लूं तो ये जो होगी ये मेरे हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा बेस। ठीक है, अब बात आ जाती है ये वाली डिस्टेंस कितनी, बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस ए है। अगर आप बाकी सारे पॉइंट को एलिमिनेट कर दो, सपोज मैंने ये वाला भी कर दिया, आई थिंक आंसर आया है लोगों का, इट इज a/2 है ना, a/2 है, a/2 है। तो अगर आप ये वाले सारे पॉइंट्स एलिमिनेट कर दो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, मैंने बस पीछे वाले फेस के का पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इमेजिन उसी बेसिस पे कर रहा हूँ। तो ये पूरी डिस्टेंस तो ए है, और ये वाला जो पॉइंट है जो आपने रेफरेंस लिया है, ये वाला पॉइंट पीछे वाली दीवार के सेंटर पे है। तो उस सेंटर से नीचे वाली तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2 ही तो हो जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। अरे ये पीछे वाली दीवार के सेंटर से नीचे तक की तो डिस्टेंस है यार, इसमें कोई डाउट? तो भैया ये वाली डिस्टेंस आई a/2। बात आ जाती है मेरे पास ये वाली डिस्टेंस और आ जाए तो मेरा काम बन जाए। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी? तो मैं उसके लिए कंसिडर करूंगा ये वाला ट्राइंगल। वापस से देखिएगा, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट दिस लेंथ बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल विच इज ब्लैक इन कलर। तो बताइए ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, और उससे ये वाली कैसे आ जाएगी? सो दिस इज ए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं।
अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी भाई? तो ये वाली पूरी ए है, यहां से यहां तक की तो पूरी लेंथ ए है, तो ये सेंटर पॉइंट ही तो है, तो वो कितनी लेंथ हो जाएगी? a/2। बात समझ में आई? अरे फेस के सेंटर तक की लेंथ a/2 ही तो होगी, ये बात क्लियर दिख रही है? तो ये वाली लेंथ कितनी है? a/2। ये कितनी लेंथ है? a। तो वहां से ये हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं कि नहीं? निकालने की कोशिश करो। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज h बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 5a स्क्वायर बाय 4 का रूट विच इज फर्दर इक्वल्स टू रूट 5a बाय 4। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा बट फिलहाल अभी सिर्फ देख लीजिए। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी आई भैया? अगर मैं रूट के अंदर सॉल्व करके बाहर निकालू हाइपोटेनियस की वैल्यू, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है रूट 5a/2, 4 का रूट 2। अब लगा लो वापस से पाइथागोरस। जब आप हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाओगे, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया इसमें? बीच में रुक जाता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जब मैं लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर आ रहा है मेरा a/2 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि रूट 5a/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस 5a स्क्वायर बाय 4। ऑब्वियस सी बात है, 4 कॉमन लेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 6a स्क्वायर बाय 4। रूट अगर लोगे तो 4 का रूट आएगा 2 और अंडर रूट 6 इट इज रूट 3a/2। डाउट हो तो पूछ लीजिए। जब आप रूट 2 सॉल्व करोगे, कुछ गड़बड़ हुई क्या? 1 मिनट। इट इज 6a स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट में, इसको काटेंगे तो इट इज रूट 3/√2 इंटू a। इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रूट 2 से छोटा है भाई। रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 2 की वैल्यू 1.414, दोनों का रेशो लोगे तो ये आएगा 1.225a। ऑब्वियसली बात है दिस डिस्टेंस इज मच शॉर्टर देन रूट 2। तो थर्ड नियरेस्ट नेबर जो होगा वो इस डिस्टेंस पे होगा, ना कि रूट 2 के डिस्टेंस पे। वापस एक्सप्लेन करना है तो देख लीजिए, बट ध्यान से देखना आपकी बार। ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ करा और अपन थर्ड नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पीछे वाली दीवार का सेंटर पकड़ा है और मैं इस वाली कॉर्नर से पीछे वाली दीवार की डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो होगी ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया उसका बेस, और हाइपोटेनियस अपन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मेरी डिस्टेंस a है तो यहाँ के सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? a/2। इतनी बात समझ में आती है क्या? अब मेरे को फाइंड आउट हाइपोटेनियस करना है, कैसे भी करके अगर मुझे ये बेस पता लग जाए तो मैं हाइपोटेनियस भी निकाल लूंगा।
अब बात आ जाती है ये वाली लाइन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ये वाला। ठीक है, तो जब आप इस ट्राइंगल की बात करोगे तो ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाली लेंथ कितनी हो गई भैया, ए, दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई बताओ खुद। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, a/2। तो ये वाली निकल जाएगी बिल्कुल। पाइथागोरस लगाइए तो a² प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू h²। तो h बराबर a² प्लस a²/4। तो ये हो गया 5a² का रूट। तो ये वाली लेंथ आ गई √5a/2। तो ये वाली जो लेंथ आ चुकी है वो मेरी √5a/2 आ चुकी है। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाई पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस फिर निकाल लूंगा, और वो हाइपोटेनियस √2 से यानी कि 1.414 से छोटी आ रही है। खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, डाउट हो तो पूछ लो, वरना इतना तो नोट डाउन करो, वो भी मैं लिख। आगे बढ़ते हैं, कोई है तो नहीं जिसका पेंडिंग हो ये। चलो, अब पाइथागोरस लगाओ उस वाले ट्राइंगल पे जो आपको इसके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जब पाइथागोरस लगाएंगे जब हम इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इज a/2, बेस इज √5a/2, और इसका हम लेंगे अंडर रूट। तो ये आएगी मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू, h इक्वल्स टू a²/4 प्लस 5a²/4, इसका अंडर रूट। तो इट इज 6a²/4 का अंडर रूट। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू √3/√2 इंटू ए। ये मेरी आई हाइपोटेनियस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आएगी 1.225a, विच इज मच लेस देन 1.414। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थर्ड नियरेस्ट नेबर √2a डिस्टेंस पे नहीं है, वो 1.225a डिस्टेंस पे या √3/√2 इंटू a डिस्टेंस पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट से ऐसी कितनी लाइंस पास होंगी, इस पॉइंट से ऐसी कितनी लाइंस पास हो रही होंगी इस डिस्टेंस पे, बताओ। तो एक तो आपको दिख रही है, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत। एक तो आपको दिख रही है, एक अपन ये वाली लाइन बोल सकते हैं कि नहीं, इस वाले फेस के सेंटर से ये भी तो उतनी डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है। और एक ऊपर वाले फेस के सेंटर से अगर आप ये वाला ट्राइंगल मेजर करोगे तो इस वाले पॉइंट से ऐसे 3 ट्राइंगल पास हो रहे हैं। इमेजिन हो पाता है भाई साहब, ऐसे 3 ट्राइंगल पास होंगे इतनी ही डिस्टेंस से। इस वाले कॉर्नर से पीछे वाले कॉर्नर के सेंटर, पीछे वाले फेस के सेंटर पे, इस वाले कॉर्नर से राइट वाले फेस के सेंटर पे, और इस वाले कॉर्नर से ऊपर की दीवार वाले सेंटर से।
सेम डिस्टेंस निकलेगी। ये बात समझ में आती है क्या? ये नोट डाउन हो गया। तो अगेन वही फंडा है, 1/8 से 3, तो 1 से कितना 24। अब इन तीनों में से कोई सी भी एक लाइन पकड़ लो, उस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? इन तीनों में से कोई भी एक लाइन पकड़ लीजिए, उस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? एक की, पहले से ही ढका हुआ है। सो थर्ड नियरेस्ट नेबर विल बी 24। जिसको ना समझ में आओ पूछ सकता है। चलो, कोई है जिसका नोट डाउन करना बच रहा हो? फोर्थ नियरेस्ट नेबर अगर निकालना चाहोगे तो वो कितनी डिस्टेंस पे आएगा? अब वो आएगा √2 डिस्टेंस पे। और √2 डिस्टेंस पे अपन पहले ही चीजें सॉल्व कर चुके हैं। 1/8 से कितनी लाइन पास होती है √2 डिस्टेंस पे? 3। तो 1 से कितनी पास होगी √2 डिस्टेंस पे? 24। और उस √2 वाली लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है? 2। तो फोर्थ नियरेस्ट नेबर विल बी 12। ये तो समझ गए होगे अब तक। ये तो रटा हुआ हो जाता है, ठीक है। इसे इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फोर्थ नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस पूछे, हालांकि कभी जीवन में नहीं पूछेगा, बट फिर भी √2 है। थर्ड नियर √2। नाउ वील टॉक अबाउट बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये मैंने एक क्यूब बनाया भैया। जैसा कि मैंने आपको बोला, कभी भी किसी के बीच में ए और आर में रिलेशन निकालना है तो क्या कंसिडर कर लेना? उसका डायगोनल कंसिडर कर लेना। एटम्स कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे। तो ये रहे कॉर्नर और ये रहा बॉडी का सेंटर। तो इस केस में मैं किसकी बात करूंगा भैया? इस बॉडी के डायगोनल की। अकॉर्डिंगली आपको रिलेशन निकालना है और अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें देखनी है। फटाफट देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने फाइंड आउट होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी। बताइए। टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब मैं पहले ही बता चुका था, Z होता है भैया 8 × 1/8 + 1। ये आ रहा है 2। अब आपको ए और आर में रिलेशन निकालना है। तो समझो, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ऐसे नहीं होता। आयंस एक दूसरे के साथ बकायदा टच कर रहे होते हैं। तो ये कॉर्नर वाला एटम क्या पूरा आ रहा होगा क्या? अपन अलोंग दिस बॉडी डायगोनल बात करूंगा मैं। अलोंग दिस बॉडी डायगोनल बात करूंगा मैं। ए के टर्म्स में बोलो ये लेंथ कितनी होगी? ए के टर्म्स में ये लेंथ कितनी होगी? तो अपन जानते हैं ये वाली लेंथ √2 है, ये वाली लेंथ ए है। पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √3 है। इसमें कोई डाउट? लेकिन अगर मैं आर के टर्म्स में आपसे पूछूं, सिंस ए और आर के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो यही बॉडी डायगोनल वाली लेंथ आर के टर्म्स में कितनी होगी? तो भैया क्या ये वाला सर्कल पूरा आ रहा होगा क्या? नहीं। क्या ये वाला सर्कल पूरा आ रहा होगा? नहीं। लेकिन जो बॉडी के सेंटर में सर्कल है वो पूरा आ रहा होगा। तो आर के टर्म्स में ये कितना हो गया? √3 है बराबर 4r। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई? रूट सॉरी 4r/4
√3। ये बात समझ में आती है क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे बीसीसी के लिए भैया ए और आर में क्या रिलेशन है, व्हील से √3a बराबर 4r। एससीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है, व्हील से ए बराबर 2r। एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन है, व्हील से ए बराबर 2√2r। क्लियर बात है। अगली बात करूंगा पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, जो भी आपके z आता है, यानी कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम आते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4/3 πr³ से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब एंड a बराबर 4r/√3, तो इट इज 4r/√3 का क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। तो क्या बन गया ये भैया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा मेरा वो √3/8 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0.68। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.68 होता है। पैकिंग परसेंटेज कितनी होती है, 68%। और वॉइड परसेंटेज कितनी होती है, 32%। नोट डाउन कर लो जितना जल्दी हो सके उतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो एक सॉरी छोटी सी बात बताना भूल गया, डेंसिटी बराबर क्या होता है, Z/A/Na/A क्यू। तो अगर आप बीसीसी के लिए डेंसिटी निकालोगे तो Z की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट अपॉन Na/A क्यूब। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगली अपन बात करेंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर की। बताइए कितनी डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर होगा। नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो √3a ये नियरेस्ट है बाय 2। ठीक है, √3a/2 इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। समझ में आती है क्या बात भाई, बिकॉज √3a/2 इज लेसर देन a। समझते हो ना, √3a/2 यानी कि 1.732/2 इंटू a इज लेस देन a। ये वाला डायगोनल का सेंटर लोगे तो ये बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, तो सेंटर तक लेंथ हो जाएगी √3a/2। तो अगेन इसी कॉर्नर से पास करवा रहे हो, इस कॉर्नर से ऐसी कितनी लाइन पास करवा सकते हो, 1/8 से कितनी लाइन पास करवा सकते हो √3a/2 डिस्टेंस पे, 1। तो एक से कितनी पास करवाओगे, अरे बेटा 3 कहां से बता, बॉडी का डायगोनल ही एक है। तो अपने रूम के सेंटर पे एक सर्कल इमेजिन कर, इस कॉर्नर से इस सर्कल पे तू इतनी डिस्टेंस पे एक ही जगह से तो जोड़ सकता है ना। तो 1/8 से 1, तो 1 से 8, इसको ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं, पहले से ही ढका हुआ है। नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ बीसीसी कितना आ गया, 8। कितनी डिस्टेंस पे, √3a/2 डिस्टेंस पे। ऑब्वियस सी बात है। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे होगा। a डिस्टेंस पे कितना नियरेस्ट नेबर आता है, रट चुका होगा अब तक तो, 1/8 से 3, एक से 24, और उस a वाली लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, 4। तो नियरेस्ट सेकंड नियरेस्ट नेबर विल बी 6। समझ में आया क्या।
याद होने लग गए होंगे थोड़े बहुत थोड़े बहुत। चलिए, लिख लिया हो तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड नियरेस्ट नेबर बोले तो कितने डिस्टेंस पे होगा वो? √2a। सो 1/8 से कितनी लाइन जाती है √2a डिस्टेंस पे? 3। एक से कितनी जाएगी? 24। और √2a वाली लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? 2। सो द थर्ड नियरेस्ट नेबर इज 12। लिखना हो लिख लीजिए। अब इसे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, याद रखना आसान होगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद ही नोट डाउन करके और खुद ही लिख लोगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर विल बी प्रेजेंट एट √2a डिस्टेंस। 2 मिनट दीजिएगा, मैं आया है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, है ना। अब देखो, समराइज कर देते हैं जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा रिगार्डिंग बीसीसी, एफसीसी एंड एफसीसी एंड एससीसी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एससीसी, यहाँ लिख रहा हूँ क्या लिखें, बीसीसी, और यहाँ लिख देते हैं एफसीसी। ठीक है, हो सकता है मेरे लिए कॉलम थोड़े से कम पड़ जाएं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, बट आप लोग जगह रखिएगा, है ना। भैया, ए और आर में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एससीसी के लिए ए बराबर कितना होता था? 2r। याद है कि नहीं? तो याद हो तो आंसर बताते जाइएगा। बीसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता था? √3a बराबर 4r। एफसीसी के लिए ए बराबर 2√2r। ठीक है, ये ए और आर में रिलेशन हो गए। अगली बात करूंगा मैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन की, या पैकिंग परसेंटेज या वॉइड परसेंटेज की। तो एससीसी के केस में पैकिंग परसेंटेज कितना होता था? अरे बेटा, बिल्कुल गलत मामला बना रहा है। एससीसी के केस में पैकिंग परसेंटेज कितना होता था? बताओ भैया, कौन बताएगा? 52.3। वॉइड परसेंटेज कितना होता था? 47.7। बीसीसी के केस में कितना होता था? बीसीसी के केस में 68%, इसके केस में 32%। एफसीसी के केस में कितना होता था? 74%। वॉइड कितना होता था? 26%। ज्यादातर क्रिस्टल लैटिस कौन सा स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं? एफसीसी। क्यों? क्योंकि उसका पैकिंग परसेंटेज मैक्सिमम है। होना भी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी में ही होते हैं, एससीसी बीसीसी में नहीं। अगली बात करूंगा, क्या बच गया? कोऑर्डिनेशन नंबर बच गया बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबर। तो मैं कॉमा में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर है। चलो, मैं इसके लिए एक दूसरी लाइन बना देता हूँ, आप लिख लेना, है ना। हो गया खेल खत्म, वापस लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो पैकिंग एंड वॉइड परसेंटेज की फिर से बात करते हैं। पैकिंग परसेंटेज एससीसी में होती थी 52.3। वॉइड परसेंटेज होती थी 47.7। इसके अंदर होती थी 68। इसके अंदर होती थी 32। एफसीसी के अंदर होती थी 74। और इसके अंदर होती थी 26%। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर आ गया, पैकिंग एंड वॉइड परसेंटेज आ गया, और क्या था नोट डाउन करने जैसा? और कुछ है? जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, ये भी लिख लो। जेड की वैल्यू एससीसी के केस में कितनी होती है भैया? 1। बीसीसी के केस में जेड की वैल्यू होती है 2। और एफसीसी के केस में जेड की वैल्यू होती है 4। ठीक है, डेंसिटीज के फॉर्मूले आपको अकॉर्डिंगली याद ही रखने। अब मैं लिख रहा हूँ एक और कॉलम में कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लोगों को वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर में जैसा कि मैंने बोला,
आपको सिर्फ 3 नियरेस्ट नेबर ध्यान रखने। तो मैं क्या कॉलम में लिख दूं, मतलब ऐसे लाइन में लिख दूंगा। लाइन में लिख दूंगा का मतलब समझ जाइएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो एससीसी के केस में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होते थे भाई? 6। और बाजू में मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, ए डिस्टेंस। एससीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके बाजू में मैं लिख रहा हूँ उस कोऑर्डिनेशन नंबर की डिस्टेंस। ठीक है। तो एससीसी के केस में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 6, डिस्टेंस कितनी? ए डिस्टेंस पे। सेकंड नियरेस्ट नेबर इज 12, डिस्टेंस कितनी? √2 ए डिस्टेंस पे। एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर इज 8, डिस्टेंस कितनी? √3 ए डिस्टेंस पे। आपको याद रखना हो तो याद रख लीजिए, और आपको फाइंड आउट करके आना हो तो वो तरीका भी मैं बता चुका था। पीसीसी के केस में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे होता है? √3a/2 डिस्टेंस पे। अभी फाइंड आउट करा है 2 सेकंड पहले। कितने आए? 8। सेकंड नियरेस्ट नेबर इज 6, कितनी डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। थर्ड नियरेस्ट नेबर इज 12, कितनी डिस्टेंस पे? √2 ए डिस्टेंस पे। ये यही कहना चाह रहा था आपसे कि जब भी आप डिस्टेंस ए लोगे ना भैया, तो नियरेस्ट नेबर 6 ही हैं। जब भी डिस्टेंस √2 ए लोगे, नियरेस्ट नेबर 12 ही हैं। जब भी डिस्टेंस √3 ए लोगे, तो नियरेस्ट नेबर इसमें भी हमेशा 8 ही आएंगे। अगेन अगर मैं बात करूं थर्ड यानी कि एफसीसी की, तो एफसीसी के केस में नियरेस्ट नेबर कितने आते थे? 12। कितनी डिस्टेंस पे? a/√2 डिस्टेंस पे आए थे। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने आए थे? 6, कितनी डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। थर्ड नियरेस्ट नेबर आए थे कितने आए थे? थर्ड नियरेस्ट नेबर भूल गया मैं, सॉरी। 8, 24 सॉरी। कितनी डिस्टेंस पे? √3/√2 ए डिस्टेंस पे, विच इज इक्वल टू कितनी? 1.225। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लो। ये आपकी अब तक की समरी है, जो भी अपने को याद रखने वाली चीजें हैं, जो भी हमने फाइंड आउट करा है। ठीक। बॉडी डायगोनल कितने किसके बराबर होता है भैया? बॉडी डायगोनल बराबर होता है √3a के। फेस डायगोनल बराबर होता है √2a के। ये सभी पढ़ा है अपन ने। कोई डाउट हो इसमें किसी में कुछ भी तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करिए, और आपको एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। पहला, अ कंपाउंड फॉर्म बाय एम्पिरिकल फार्मूला याद होगा ना? कंपाउंड फॉर्म बाय एटम X and Y in which X is present at the corner and Y is present at the alternate face center in a cubic system. What will be the formula of the compound? आंसर बताओ, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। तो देखो भैया, अल्लाह की अगर बिल्कुल लॉजिक से देखा जाए तो ये क्वेश्चन फ्रेम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इनअप्रोप्रिएट सवाल है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो आपका आंसर ठीक है। मैं दोनों साइड से प्रूव कर दूंगा आपका आंसर ठीक क्यों कह रहा हूँ वो, और फिर मैं उसी आंसर को गलत भी क्यों कह रहा हूँ।
जो X2Y3 आंसर दे रहे हैं वो समझिए, आप लोग बिल्कुल घटिया चिंदी जुगाड़ लगाते हो और गंदी मैथ्स लगा लेते हो, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आपसे बोला गया एक कंपाउंड है जो एक्स और वाई दो टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और वाई जो है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो जब उसने अल्टरनेट बोला तो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, तो आपने सोचा कि सर अल्टरनेट फेस तो होते हैं 6, अल्टरनेट बोला है माने 3, तो 3 × 1/2 और एक्स 8 × 1/8, तो x तो आ गया 1 और y आ गया 3/2 माने X2Y3। तो ज्यादातर क्या मतलब कुछ एक लोगों ने ये जवाब दे दिया कि अल्टरनेट बोला है तो माने हाफ कर दिया मैंने। तो अल्टरनेट का मतलब हाफ होने वाला कंसेप्ट गलत है भैया, समझ लो कैसे। इमेजिन करने की क्षमता बताइएगा, पीछे वाली दीवार पे अगर है, ये पीछे वाली दीवार है, अगर पीछे वाली दीवार पे है तो इस वाली दीवार पे होगा क्या, हाँ कि ना। अगर मैं पीछे वाली अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, पीछे वाली दीवार पे अगर है तो इस वाली दीवार पे होगा क्या, एटम। नहीं, ये समझ में आती है। वाई वाले एटम की बात हो रही है, वाई वाला फेस सेंटर पे प्रेजेंट है ना, अल्टरनेट फेस पे। तो अगर पीछे वाली दीवार पे है तो इस पे होगा क्या, नहीं। सामने वाली दीवार पे होगा क्या, पीछे वाली दीवार पे अगर है तो राइट वाली दीवार पे नहीं होगा लेकिन सामने वाली दीवार पे होगा। अब सामने वाली दीवार पे है तो क्या इस वाली दीवार पे होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, उम्मीद उम्मीद है। तो भैया राइट वाली पे नहीं है और लेफ्ट वाली पे भी नहीं है। अब मैं अगर पूछूं अगर पीछे वाली दीवार पे है तो ऊपर वाली दीवार पे होगा क्या, अल्टरनेट के टाइम पे ही जवाब देना। मैंने पीछे वाले पॉइंट को रेफरेंस माना है, अगर पीछे वाली दीवार पे है तो ऊपर वाली पे होगा क्या, अपन बोलेंगे नहीं होगा। सामने वाली दीवार पे होगा, समझो एक बार मैं ऐसे घूम रहा हूं और एक बार मैं ऐसे घूम रहा हूं, अगर पीछे वाली दीवार पे है तो ऊपर वाली पे होगा क्या, नहीं होगा। सामने वाली पे होगा क्या, बिल्कुल होगा। नीचे वाली पे होगा क्या, नहीं होगा। तो एट द एंड एटम प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है, पीछे वाली पे और सामने वाली पे। बात समझ में आती है क्या, ये जिसको इमेजिन नहीं हुआ वो पूछ सकता है। ठीक है, तो x के बारे में जब अपन बात करेंगे तो x से तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, तो इट इज सिंपली 8 × 1/8। लेकिन अल्टरनेट फेस सेंटर पे ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट मतलब 3 नहीं आएगा, उसका मतलब है 2 × 1/2। कॉन्ट्रीब्यूशन तो कभी चेंज नहीं होता, तो ये हो गया 1, तो माई आंसर विल बी XY। ठीक है, चलिए अब बात आ जाते हैं लॉजिक पे। तो लॉजिकली ये सवाल गलत है। क्यों गलत है, हालांकि आपको ऑप्शंस में दिखेगा XY और XY दिखेगा तो टिक भी XY करके आना है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो ये सवाल गलत है। क्यों, ओरिएंटेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला अगर बोल रहा है कि एक कॉर्नर गायब कर दिया, तो मैं कहीं का भी एक कॉर्नर गायब करूं, मेरे आंसर पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ओरिएंटेशन चेंज करने से मेरा आंसर चेंज नहीं होता, चाहे आप 8 कॉर्नर में से कोई सा भी कॉर्नर गायब कर दो। लेकिन जब आप इस सवाल के अंदर बात करोगे तो इस सवाल के अंदर ध्यान से देखिएगा और इमेजिन करने की कोशिश करना है। रोटेशन देखो, अगर मैं ऐसे रोटेशन फॉलो करता हूं इस तरीके से, समझ में आ रहा है, मैं इस तरीके से रोटेशन फॉलो करता हूं, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ये वाला, तो क्या आपका अल्टरनेट फेस वाला ऑब्टेन हो रहा है क्या सिस्टम, बिल्कुल।
पीछे वाली दीवार पे था, इस वाली पे नहीं था, इस वाली दीवार पे था, इस वाली पे नहीं था, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई लफड़ा नहीं। जब आप इस तरीके से रोटेट करते हो तो भी ये सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इशू नहीं। पीछे वाली दीवार पे था, ऊपर वाली पे नहीं था, आगे वाली पे था, नीचे वाली पे नहीं था। ये बात समझ में आती है? दो तरीके से कैसे घुमाया, ये बात समझ में आती है? एक तो अलोंग एक्स एक्सिस घुमाया, या फिर अलोंग एक्स वाई प्लेन घुमाया, और एक अलोंग वाई जेड प्लेन घुमाया। इसको इस तरीके से समझ। लेकिन अब जरा ये वाला रोटेशन देखो, ये वाला इस तरीके से। अगर मैं इस वाले रोटेशन पे जाऊं तो इस वाले रोटेशन में तो एक भी एक्सिस पे पॉइंट ही नहीं है। यानी कि रोटेशन अगर मैं ये वाला ले लेता हूं तो मेरा आंसर ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेरा आंसर इस वाली रोटेशन पे सेटिस्फाई कर रहा था, मेरा आंसर इस वाली रोटेशन पे भी सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन मेरा आंसर इस वाली रोटेशन पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसलिए बोल रहा हूं ये सवाल प्रैक्टिकली गलत है, बट ऑब्वियसली आंसर जो है वो इसका एक्स वाई ही। ठीक है, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? तो नोट डाउन कर लो। ओ कर ही लिया होगा, इसमें है भी कुछ नहीं ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस, एक्स वाई लिख के आना है बेटा। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस, एक्स वाई लिख के आना है, एक्स वाई लिख के आना है, एक्स वाई, और नन ऑफ दी अबव गिवन है तो एक्स वाई टिक करके आइएगा। ठीक है, जेई का बकवास था ये, इसलिए बोला मैं। A metal crystallizes in a two-cubic system. Face-centered and body-centered, whose cell length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. Calculate the ratio of densities of FCC to BCC. 2 मिनट का टाइम है, 2 कौड़ी का सवाल है, जल्दी ट्राई कर। कुछ ऐसा ही आ रहा है, देखिए इधर कुछ नहीं है, डेंसिटी का रेशो निकालना है, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं पता, और ये कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। देख लो एक बार क्या बोला उसने। मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ टू क्यूबिक सिस्टम, एक एफसीसी है और एक बीसीसी है। एफसीसी की एज लेंथ यानी कि ए ऑफ एफसीसी उसने दे रखा है 3.5 एंगस्ट्रॉम, एंड बीसीसी की एज लेंथ उसने दे रखी है 3 एंगस्ट्रॉम। डेंसिटीज का रेशो पूछा है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, Z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। Z की वैल्यू कितनी होती है एफसीसी के लिए? 4। Z इंटू एटोमिक वेट, अब मेटल सेम है तो एटॉमिक वेट तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। एफसीसी की डेंसिटी लिख रहा हूं 4 इंटू एटोमिक वेट ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल नहीं पता तो उसका एटॉमिक वेट का मतलब भी नहीं है, कट जाएगा वैसे भी और यूं भी अननोन है, अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब बोले तो 3.5 का क्यूब। जबकि अगर मैं डेंसिटी ऑफ बीसीसी की बात करूं तो Z मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट अपॉन एन ए इंटू 3 का क्यूब। अब उसने रेशो पूछा है एफसीसी टू बीसीसी का, यानी कि आपको डेंसिटी ऑफ एफसीसी टू डेंसिटी ऑफ बीसीसी निकालनी है।
क्या क्या कट जाएगा, एटॉमिक वेट से एटॉमिक वेट कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा ऊपर, 2 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3.5 का क्यूब। सॉल्व कर लेना, जो भी है यही आंसर। डाउट हो तो पूछ लो, यही है आंसर। डाउट हो तो पूछ ली, ठीक है। नोट डाउन जिसको करना है कर लो, 2 मिनट का खेल है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला ट्राई करिएगा। द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, चलो। द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल of atomic weight 75 is 5 angstrom and it crystallizes in a cubic lattice if the density is 2 gram per centimeter cube. Calculate the radius of the metal atom. फटाफट कैलकुलेट करके, चलो मैं करके बता देता हूँ। उससे पहले आप 2-4 बातें ध्यान रखिएगा। ट्राई कर रहे हो बेटा, ट्राई कर लो भैया, ट्राई कर लो। एक छोटा सा यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना भैया, है ना, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ज्यादातर इसी का काम पड़ेगा आपको। एंड 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 सेंटीमीटर या 10⁻⁻13, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बराबर। सॉल्व करिए, आंसर निकल। क्या बोला उसने, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज ऑफ एटॉमिक वेट 75 इज 5 एंगस्ट्रॉम। यानी कोई मेटल है जिसकी एज लेंथ दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, उसका एटॉमिक वेट यानी कि ए दे रखा है, कैपिटल ए 75। इट क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक लैटिस, मुझे नहीं पता किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब जेड की वैल्यू अननोन है, और डेंसिटी मुझे दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो क्या करो, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, D बराबर Z इंटू ए अपॉन Na इंटू ए क्यूब। यहाँ से क्या निकलेगा, Z निकलेगा। D की वैल्यू पुट करिएगा 2, Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एटॉमिक वेट पुट करिएगा 75, Na एवोगैड्रो नंबर जानते ही हो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब। क्या पुट करोगे भैया, तो ध्यान रखना डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, एज लेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो इस एंगस्ट्रॉम को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। ये बात समझ में आती है क्या। यहां से आप निकालोगे z की वैल्यू, यहां से आप निकालोगे z की वैल्यू। मैं मान लेता हूं हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूं लेट अस से मेरी z की वैल्यू 2i। अगर मेरी z की वैल्यू 2i, दैट मींस किस टाइप का लैटिस है ये, एससीसी, बीसीसी के एफसीसी। अगर मेरी z की वैल्यू 2i तो ये किस टाइप का लैटिस होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, इट इज बीसीसी।
अब अगर बीसीसी लैटिस है, रेडियस ऑफ मेटल एटम पूछा है, तो आप बीसीसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, √3a बराबर 4r, यहां से आप रेडियस निकालोगे। ठीक है, अगर मेरी z की वैल्यू आती 4, तो यहां पे आप लगाते a बराबर 2√2r, और अगर मेरी बाय चांस z की वैल्यू आती है 1, तो आप लगाओगे a बराबर 2r। इससे आप रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे। यही अप्रोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही लगाई हो तो आंसर ठीक है, नहीं लगाई हो तो यही लगाइएगा। नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं कल।